गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये ऑलरेडी पढ़ चुका है फिजिक्स में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब ए डॉट बी है ना, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये भी पहले पढ़ चुका आप लोगों ने फिजिक्स में, ए क्रॉस बी। ओके, इसी को कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्केलर वैल्यू मिलता है और यहाँ से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इस वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में, वेक्टर्स के टाइम पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ा था और इनके प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो सब कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा फिजिक्स के टाइम पे आप लोगों को ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस ये जो पढ़ा था सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बाकी थ्योरी आप लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो डिफरेंट है मैथ्स में ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जो थोड़ा डिफरेंट है फिजिक्स से, इसमें आप लोग को तीन वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है ना। यहाँ पे जैसे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट था, अभी मैथ्स में आप लोग के सिलेबस में तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है। एक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, एंड दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी कहेंगे। ठीक है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ये तीन है। मतलब कि तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो तीन मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप का, जैसे कि ये होता था दो वेक्टर भी दो टाइप का, एक के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को स्केलर क्वांटिटी मिलता था और एक के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को प्रोडक्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलता था। तो उसी तरीके से तीन वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे। जब तीन वेक्टर को इस तरीके से प्रोडक्ट किया गया, जो वहां से जो वैल्यू आया अपने पास वो स्केलर क्वांटिटी आया, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है जनरली, और उसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कह देते हैं। ये ज्यादा अच्छा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स बोलने से अच्छा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हम लोग को पॉइंट्स हैं थोड़ा डिफरेंट, इस पे पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। तो स्टार्ट करेंगे फिर। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि इसमें तीन वेक्टर होंगे, चलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया रहा है। ये कुछ ऐसा रहेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर हमने ऐसे लिख दिया ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकला। सपोज करो कि आप इसको कुछ अलग नाम दे दीजिए, मान लो इस वेक्टर को पी नाम दे दिया, है ना, कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है। तो हमने ए क्रॉस बी को अगर सपोज करो कि कोई वेक्टर पी दे दिए, मान लिया कि ये कोई वेक्टर पी है, तो ये कैसा असल में ये है पी डॉट सी। तो ये कैसा आ जाएगा वैल्यू? ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि दो वेक्टर है वही चीज जो, अब सपोज करो कि हमने ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे लिखा, अब ए क्रॉस बी को हम पी ले लिए, तो हमारे पास क्या आ गया? ये पी डॉट सी आ गया ना। तो इसमें हमने जो दो वेक्टर का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, जैसे कि ए डॉट बी, ये जो दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज थे इसके, वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। बस क्या है कि पी के जगह पे क्या है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाला, वही पी है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज था वो सारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कहेंगे? जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। मान लो हम इसको
P बोल देते हैं, P क्रॉस C। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर मिलेगा। तो यानी कि इस प्रोडक्ट में, इस तरीके के प्रोडक्ट में जब दो बार क्रॉस हो रहा है तो हमें फाइनली एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। इस चलते इस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। यानी कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ है और अपने को जो नया वैल्यू मिल रहा है वो भी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। इस वजह से इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, स्केलर वैल्यू मिल रहा है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चला जाता है। ठीक, तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B डॉट C ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे। इसी चीज को आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ रह सकता है, A B C, है ना। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी आप समझ लीजिए क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है A क्रॉस B डॉट C। ठीक, अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि A क्रॉस B डॉट C है, हम सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, A डॉट B क्रॉस C भी लिख सकते थे। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको A B एंड C ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि A क्रॉस B डॉट C लिखिए या A डॉट B क्रॉस C लिखिए, इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम चीज है। मतलब ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और जो अपने पास वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है तो तीन वेक्टर में अगर आप डॉट का और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होता है, वैल्यू ओवरऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास A क्रॉस B डॉट C था, यहाँ पे A और B के बीच में क्रॉस था, उसको C से डॉट कराया तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब A डॉट B क्रॉस C कराया, मतलब यहाँ पे B और C का क्रॉस करा रहे हैं, फिर उसको A के साथ डॉट करा रहे हैं, तो भी वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। जरा हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे सेम आता है ना। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कि सपोज करो कि लेट वेक्टर A को हम लोग ऐसे A1i प्लस A2j प्लस A3k, सपोज करो कि हम ऐसा लिख लेते हैं। और मान लो वेक्टर B को B1i B2j B3k ऐसा लिखते हैं, एंड वेक्टर C को C1i C2j C3k, सपोज करो कि हमने ऐसे इसके कंपोनेंट्स में लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले इस चीज को देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जब हम लोग दो वेक्टर के बीच का क्रॉस निकालते हैं तो उसको हम लोग ऐसा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते थे, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B को कैसे लिख सकते हैं, I J K, ठीक है, I J K लिख दिया। देन आफ्टर पहले A आया है तो A का लिखेंगे कंपोनेंट्स कितना, A1 A2 A3। उसके बाद फिर B आया है तो B का लिख देंगे B1 B2 B3, ये A क्रॉस B आ गया। ठीक, अभी आप लोगों ने मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है मैथ्स में, तो वहां पे आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जब हम लोग मैट्रिक्स को, सॉरी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, या तो किसी रो में सारे एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो किसी कॉलम में उस स्केलर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज कीजिए अपने पास 3/3 है, A1 A2, या फिर ऐसा ले लेते हैं X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 एंड Z1 Z2 Z3। सपोज कीजिए कि हमने ऐसे कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, सपोज करो ये हमारे पास A है, हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, Ka कितना होगा, K इंटू X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 ऐसे लिखेंगे, है ना। अब जरा देखिए, हम यहाँ पे ऐसे K लिखा है तो इस K से किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलता है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KX1 KX2 KX3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3।
ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए के ए को जरूरत पड़ा तो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख लेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे के x1 के y1 के z1 x2 x3 y2 y3 z2 z3 ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। कोई एक रो या एक कॉलम पूरा कोई मल्टीप्लाई होता है, चाहते तो हम लोग इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे छोड़ करके, या इस कॉलम को इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यही अगर मैट्रिक्स रहता है तो क्या होता है कि सपोज करो ये मैट्रिक्स है, हमने के से मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, है कि नहीं। जितना भी उसमें रो में कॉलम में मिला के जितने भी एलिमेंट्स है सब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दी तो भी हो जाता है। और यही चीज हम लोग कॉमन निकालने के टाइम पे भी करते हैं कि अगर किसी एक रो से या किसी कॉलम से कोई पर्टिकुलर किसी एक रो से या किसी कॉलम से कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम लोग ऐसे बाहर कॉमन निकाल सकते थे, यानी क्या इसका उल्टा ही होता है, ठीक। तो अभी उस चीज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो a क्रॉस b डॉट c कैसा लिखेंगे हम, i j के a1 a2 a3 b1 b2 b3 डॉट इसका वैल्यू लिख दिया और c के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, दैट इज c1i c2j प्लस c3k ऐसा लिखेंगे। अब इसको इसके साथ डॉट कराते हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को करवा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो इस पहले वाले हम लोग कॉलम ये रो को करवा लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं i डॉट c1i c2j c3k j डॉट c1i c2j c3k एंड k डॉट c1i c2j c3k ऐसा कर दिया। देन आफ्टर ऐसा करने के बाद बाकी सब लिख देते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, है ना। जब ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, i का i, ये देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि i का i के साथ और j का j के साथ और k का k के साथ करेंगे, बाकी सब के साथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है ab cos थीटा, a और b के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो जब i का j के साथ करते हैं तो उसके बीच में एंगल आ जाता है 90 cos 90 0, फिर k के साथ करते हैं तो 90 आता है cos 0। तो इसका मतलब i का केवल i के साथ बचता है, j का j के साथ बचता है और k का k के साथ बचता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग इसको कैसा लिख देंगे, i के साथ i करेंगे तो, है ना, i डॉट i कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू cos 0, दिस इज 1, j डॉट j ये भी 1 एंड k डॉट k ये भी कितना था 1 था, बाकी दूसरे के साथ 0, पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें केवल c1 बचेगा, यहाँ पे c2 बचेगा और यहाँ पे c3 बचेगा, है ना। तो c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3, यानी कि ये इसका वैल्यू हो गया, किसका, a क्रॉस b डॉट c का इतना वैल्यू आता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि अब a डॉट b क्रॉस c निकालते हैं, चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है इसका डिटर्मिनेंट, यानी इसका वैल्यू, है ना। अब हम लोग इस चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं a डॉट b क्रॉस c, सेम चीज रख करके। तो जब हम लोग b क्रॉस c करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट करके रखिएगा कि इतना अपने पास आया वैल्यू, या फिर इसको नीचे में रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग b क्रॉस c निकाल लेते हैं, तो b क्रॉस c ये आएगा i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसा लिख दिया, है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a डॉट b क्रॉस c, तो कितना आ जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब फिर से हम लोग वही पहले जो प्रोसेस था
उसी प्रोसेस से इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम लोग उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस चीज को, और जब हम लोग इसको इस रो के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर आई का आई के साथ बचेगा, जे का जे के साथ और के का के के साथ। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर के A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3 और कितना C1 C2 C3, मतलब कि कुछ ऐसा आ गया अपने पास। तो अब इस चीज का वैल्यू निकालिए, इस चीज का वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, अभी जरा देखो ये इस तरीके से है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू कितने में आएगा, माइनस में। लेकिन 2 बार इंटरचेंज हुआ तो क्या होता है, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब जैसा देखिए कि एक बार हम क्या करते हैं कि इस रो को इस रो के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी इस रो को यहाँ रखते हैं, इस रो को यहाँ रखते हैं, तो इसका वैल्यू कितने में आ जाएगा, माइनस में, है कि नहीं। यानी कि हम लोग जब इसको यहाँ पे रखेंगे, इस रो को यहाँ पे लेके रखेंगे और इस रो को यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, क्योंकि वहां पे सिंगल इंटरचेंज हुआ है। फिर अगली बार क्या करेंगे कि ये B1 ऊपर चला गया ना, इसको और उसको फिर इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस में आएगा, तो फिर 2 बार माइनस करेंगे तो प्लस, यानी कि ये और ये दोनों क्या आ जाएगा, वैल्यू सेम ही आ जाएगा ना, है कि नहीं। अब जरा देखो हम लोग हम इस चीज को कैसे इक्वेट कराएंगे। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल इंटरचेंज किया, सिंगल इंटरचेंज करते हैं तो B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस दिस, क्यों, क्योंकि सिंगल इंटरचेंज है, हमने इस रो को इसके जगह पे लिख दिया और इस रो को इसके जगह पे लिख दिया है, ठीक, तो माइनस लगा दिया हमने। देन आफ्टर अब क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटरचेंज करते हैं इन दोनों को आपस में, तो इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस फिर से आएगा, है कि नहीं। फिर कितना, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, इतना आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके बराबर बच गया। तो यानी कि क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो A क्रॉस B डॉट C लिखा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब कि A क्रॉस B डॉट C लिखो या A डॉट B क्रॉस C लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। मतलब कि अगर हम लोग क्रॉस और डॉट का पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वैल्यू दोनों तरफ से क्या आना है, सेम आना है, चलेगा। मतलब कि ऐसा है, कहने का मतलब कि सपोज कीजिए आपके पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कि 3 वेक्टर, एक है P है, Q है, R है, और अगर आपको ऐसे फाइंड करना है P क्रॉस Q डॉट R, आपको ये फाइंड करना है, लेकिन इसको फाइंड ना करके आप अगर ऐसे फाइंड कर दो Q डॉट R, तो भी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वैल्यू चेंज नहीं होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अगर आपको ABC ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। इसका आगे फर्दर प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग जरा कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि A डॉट B क्रॉस C निकाल रहे हैं या A क्रॉस B डॉट C ऐसे निकालेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अभी जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ना, मान लिया कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के एक साइड को वेक्टर A और दूसरे को वेक्टर B से दिखा रहे हैं। मीन्स पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड को अगर 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता था, ये एरिया होता था A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। If 2 vectors are along the adjacent sides of a parallelogram and its magnitude is equal to length of the sides, then area of the parallelogram is equal to magnitude of the cross product, ये पढ़ा था।
है ना। तो उसी तरीके से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है कोई अगर हमारे पास पैरेललोपाइप्ड है, पैरेललोपाइप्ड ये पैरेललोपाइप्ड होता क्या है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि हमारे पास सपोज करो कि क्यूब है और क्यूबाइड है, ठीक है। सपोज करो कि हम ऐसे क्यूबाइड बना लेते हैं, क्यूबाइड बना लिया, 3 डायमेंशनल है। तो इस क्यूबाइड का क्या प्रॉपर्टी होता है यार, ये तो क्यूबाइड का प्रॉपर्टी ऐसा है कि इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो सब एक दूसरे का पैरेलल होता है। ये देखिए इस फेस के अपोजिट में ये वाला फेस आएगा, दोनों आपस में पैरेलल है। ये वाला फेस इसके आएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। और नीचे वाले के फेस के अपोजिट में ये फेस आएगा, पैरेलल है, सारे फेसेस पैरेलल है। और साथ ही साथ क्या है कि जो हर एक फेस है ना, ये वाला देखो ये फेस या फिर जो एज के बीच का जो एंगल है, अभी इन दोनों एज के बीच में कितना एंगल है, जैसे कि देखिए ये एक फेस आया, जैसे कि देखो जहां पे 2 सरफेस आकर के मिलेंगे वहां पे एक एज बन जाएगा ना। जैसे कि बुक है, ये बुक है, बुक का ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है। ये दोनों बुक आकर के ऐसे मिल गया तो यहाँ पे एक एज बन गया ना, कॉर्नर बन गया। तो इस क्यूबॉइड में जो कॉर्नर का एंगल रहता है वो कितना रहता है रे, 90 डिग्री। तो होता क्या है कि ये पैरेललोपाइप्ड का स्पेशल केस है, ये पैरेललोपाइप्ड का एक स्पेशल है कि एंगल कितना बन रहा है, हर एज के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अगर सपोज करो कि हर एज के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है लेकिन अपोजिट फेसेस सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो हमारा पैरेललोपाइप्ड कहलाएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि सपोज करो कि हम ऐसे 2 पैरेललोग्राम लेते हैं, मान लिया ऐसे, ठीक है, सपोज दैट। अभी जरा देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अपोजिट में पीछे वाला फेस, दोनों फेस आपस में पैरेलल, 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके सामने ये फेस पैरेलल, नीचे वाले के ऊपर पैरेलल। तो अपोजिट फेसेस जो 6 फेस हैं, अपोजिट फेसेस पैरेलल है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोपाइप्ड कहलाएगा। ओके, तो इसी में जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूबाइड है, उसका एक स्पेशल केस ये पैरेललोपाइप्ड का, वहां पे एंगल सब क्या हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि 2 प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जैसे क्यूब में और क्यूबाइड में क्या है, किसी भी 2 प्लेन को आप ले लीजिए, नॉन पैरेलल किसी भी 2 प्लेन को ले लीजिए, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। और साथ ही साथ क्यूब और क्यूबाइड में क्या होता है, अगर आप कोई सा भी आप साइड लोगे, है ना, कोई सा भी आप एज ले लो या साइड ले लो ऐसे, तो क्यूब और क्यूबाइड में 90 डिग्री रहता है। जैसे कि सपोज करो कि हमने ये साइड ले लिया, ये साइड लिया, इनके बीच में 90 डिग्री रहेगा, ये साइड लिया, ये साइड लिया, इसके बीच में कितना रहेगा, 90। मतलब कोई सा भी 2 एडजेसेंट अगर हमने साइड लिया तो उसके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। पैरेललोपाइप्ड में कोई जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो गया तो ठीक है, क्यूब या क्यूबाइड बन जाएगा, नहीं हुआ तो उसको हम लोग पैरेललोपाइप्ड बोलेंगे, ठीक। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम का ही एक केस है, 90 डिग्री एंगल लेकर के स्पेशल केस है। उसी तरीके से क्यूब और क्यूबाइड पैरेललोपाइप्ड का एक स्पेशल केस है, इसके अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोपाइप्ड है और ए बी सी सपोज करो ये 3 वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर इसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई पैरेललोपाइप्ड है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि हमने ऐसे कोई पैरेललोपाइप्ड बना लिया, सपोज दैट, जिसमें ये ए बी सी जो है, ये ए बी सी इसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी एंड सी इसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, मान लिया कि देखिए ना ये पैरेललोपाइप्ड है, तो ये 1 2 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है सब एडजेसेंट।
यानी कि सबका टर्मिनल एक ही है, इनिशियल पॉइंट एक ही है, सॉरी, है ना, इनिशियल पॉइंट एक ही है, ए बी सी, ए का डायरेक्शन एक साइड में और मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर, बी इस साइड के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर, सी इस डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर। अगर इस तरीके से हमारे पास है, पैरेललोपाइप के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीनों वेक्टर, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो देन हम लोग ऐसे जो लिखेंगे, ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ये इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो चाहे तो हम लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं जरा, छोटा सा प्रूफ है, कुछ खास बड़ा भी नहीं है। तो अभी जैसे कि देखिए, अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बॉडी है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जरा देखो आप, एक चीज और, जैसे कि अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, जैसे कि हमने क्या, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिया तो ये आ जाता है ए बी साइन थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। हम लोगों ने कर्ल मेथड से निकाला था कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो किधर आएगा, ए से बी की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, बाहर आएगा, यानी कि जो ए क्रॉस बी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा के बराबर, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यानी कि उस डायरेक्शन में जिसमें ये ए और बी जिस प्लेन पे लाई करता है उसके परपेंडिकुलर। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू इतना और डायरेक्शन किधर, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, वो वाला डायरेक्शन। तो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्लेन पे ए और बी लाई करता है उसके परपेंडिकुलर, है ना। तो जरा देखिए, ए क्रॉस बी किए तो इधर आया ऐसे, तो ये जो है, ये जो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग शो कर रहे हैं, ये क्या है, ए के भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और बी के भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि जिस प्लेन पे ए और बी है उसके परपेंडिकुलर। ऐसा ले लेते हैं डॉट एन, ये कोई यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही होता है, ठीक। तो जरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सपोज करो कि हमने ऐसे कोई पैरेलल पाइप ले लिया, मान लो कि हमारे पास ये कोई पैरेलल पाइप है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट, है ना, ठीक। सपोज करो कि ये जो बेस है नीचे वाला, ये जो बेस है ये एक्स वाई प्लेन होगा। ये मान लो कि ये जो नीचे वाला है ना सरफेस, ये सपोज करो कि हम जेड एक्सिस ले लेते हैं, सपोज दैट, और ये है ये वाला वेक्टर हम सपोज करो इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको ले लेते हैं सी, सपोज दैट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक। सपोज करो ये जो सी है, ये सी इसके साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है इस जेड वेक्टर के साथ, और ए और बी सपोज करो कि दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा है। मान लेते हैं कि जो ए एंड बी है इट लाई इन एक्स वाई प्लेन, सपोज दैट कि ए और बी एक्स वाई प्लेन में लाई करता है ना। तो मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, सपोज करो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। तो अब यहां से अगर हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे तो जरा देखते हैं कि हम लोग को कितना वैल्यू आता है। अगर हम लोग अभी इसका एरिया निकालना चाहे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, अगर सपोज करो कि हमारे पास ये पैरेलल पाइप है, तो इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना आएगा। अभी जैसे देखिए क्यूबाइड का हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सपोज करो कि हमारे पास क्यूबाइड है, लेंथ ये लेंथ है, ये सपोज करो ब्रेथ है, ये हाइट है, तो कैसे निकालते हैं, एल बी इंटू एच, ऐसे निकालते हैं ना। और इसका क्या खासियत होता है कि ये यूनिफॉर्म होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्या आप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया,
कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी कट कीजिए, ये क्यूबॉइड है, ठीक, सपोज दैट ऐसे, इसका नीचे वाले का एरिया मान लो ये L, ये B और ये H, ये नीचे वाले का एरिया कितना होगा, L इंटू बी होगा। अब इसको तुम कहीं पे भी ऐसे कट करो तो एरिया कितना आएगा, हमेशा एरिया हमेशा L इंटू बी ही आएगा। किधर से भी कट करो तो एरिया हमेशा क्या आएगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो सब सेम ही आएगा। मतलब कट करना मतलब क्या, पैरेलली कट करना है कि ये जो एरिया दिया हुआ है इसके पैरेलली कट किए तो जो दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो भी इसका एरिया भी इसके बराबर होगा। तो अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, मान लो कि हम एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ जा रहे हैं, है ना, चाहे वो क्यूबाइड हो या फिर सपोज करो कि हमारे पास ऐसा यूनिफॉर्म सिलेंडर हो, कोई सा भी हो, अगर हम लोग एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जा रहे हैं और क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म एरिया है तो इसका वॉल्यूम हम लोग कितना लिख देते हैं, वॉल्यूम लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू क्या, हाइट, यही ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिखा जाता है। तो इसका एरिया ऑफ बेस हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका एरिया कितना लिखते हैं रे, इसका लिखते हैं एल बी इंटू एच। तो आखिर में क्या आया है, एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और जिसमें हाइट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। हाइट क्या होता है कि दूसरे सरफेस से इस पे शॉर्टेज डिस्टेंस आना चाहिए, वही हाइट होता है ना। तो यहाँ पे भी उसी चीज को हम लोग लेकर के चलेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लेकर के चलेंगे। तो अब मुझे बताइए कि हमने ये जो पैरेललोपाइप्ड ले लिया है, इस पैरेललोपाइप्ड के लिए हम लोग इसका जो निकालेंगे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। आप जरा देखिए ये फेस और ये फेस पैरेलल है, आप एक के क्रॉस सेक्शन ऐसे कट कीजिए तो भी क्या आएगा, एरिया एक ही जैसा आएगा, यूनिफॉर्म एरिया वाला है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिख देते हैं। हाइट कौन सा, शॉर्टेज डिस्टेंस, यही ना। तो यहाँ पे अब ये एज वाला लेंथ हाइट नहीं कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि एज ही एच के बराबर हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये एज है, हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा, सपोज करो कि ये एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं, इस वर्टेक्स से या इस सरफेस से इस सरफेस का जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा उसको एच बोलेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम ऐसे खींच देते हैं एक इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, है ना। ठीक, अब जरा देखो, तुम गौर करो कि मान लो कि हमने पैरेललोपाइप बनाया है, इस सरफेस से इस पे ऐसे खींचा, हम सपोज करो कि इसको ऐसे मिला देते हैं, चलेगा। अब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हम लोग ये एरिया ऑफ बेस कितना लिखेंगे बताइए जरा। ये एरिया ऑफ बेस लिखा जाएगा, देखिए पैरेललोग्राम है ना नीचे वाला, तो नीचे वाला पैरेललोग्राम है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को बता रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या बताता है, एरिया बताता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना लिखेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे इंटू एच लिख देते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना, ए बी साइन थीटा इंटू एच, ऐसा लिखा जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप। अब इसी के आधार पे हम लोग ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी निकालते हैं। तो जरा देखो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी आ जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो ए बी साइन थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए और बी को किस प्लेन में माना है, एक्स वाई प्लेन में माना है ना। तो इसको एक्स वाई प्लेन में माना है तो ए डॉट बी किधर आएगा, जेड एक्सिस में आ जाएगा। तो ये वाला यूनिट वेक्टर कितना आएगा रे, ये के कैप आ जाएगा। ये तो हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू डॉट सी। ठीक, इसी को फर्दर लिखते हैं, ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ये तो जस्ट एक वैल्यू है अपने पास, ए बी साइन थीटा के डॉट सी आ जाएगा, चलेगा, के डॉट सी। तो जरा देखिए के वेक्टर इधर है और ये सी वेक्टर किधर है, इधर है, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, है ना। के डॉट सी का वैल्यू कितना होता है, ए डॉट बी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दोनों ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के का मैग्नीट्यूड 1, ये सी का मैग्नीट्यूड
इंटू दोनों के बीच में कितना एंगल है अल्फा, कितना लिखेंगे इसको हम लोग कॉस अल्फा, यानी दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस अल्फा, यही है। तो अब जरा देखो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ये मान लो कि ऐसे है अपने पास, ये जेड एक्सिस है, सपोज करो ये जेड एक्सिस है, या ऐसे लिख लो ये जेड एक्सिस है, ये सी है। तो इसका जो वैल्यू आएगा कॉस अल्फा, सी कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, इसको ऐसे देखो, ये सी है ये अल्फा है ना, तो सी कॉस अल्फा किसके बराबर, इसके बराबर आएगा, यानी कि जो सी का प्रोजेक्शन इस पे आएगा यही ना सी कॉस अल्फा होगा, और सी कॉस अल्फा ही किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, सी कॉस अल्फा ही एच के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सी कॉस अल्फा को कितना लिख सकते हैं, एच, यानी कि दिस इज ए बी साइन थीटा इंटू एच, और ए बी साइन थीटा इंटू एच क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है या ए क्रॉस बी डॉट सी है, ये फिजिकली हमें क्या बता देगा, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बता देगा, अगर ए बी सी उसके ऐसे साइड्स को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। अभी हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अभी आगे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी, ये तो अभी हमने देख लिया। दूसरा है ए बी सी ए सी ए बी, मतलब कि अगर हम लोग ए बी सी लिख रहे हैं ऐसे, जिसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर और ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसी को हम लोग ऐसे बी सी ए भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐसे चाहे तो बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते है ना, या फिर इसी को ऐसे बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, मतलब कि सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, मतलब ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी, तीनों का मतलब क्या है, सेम। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर करो, एक ये ए बी सी है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये किस तरीके से अगला लिखा हुआ, एक शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग सपोज करो कि इसको ऐसे शिफ्ट करते जा रहे हैं, ए बी सी हमने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, बी सी है ना लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं, और पीछे वाला को घुमा करके उधर लास्ट में लेके जा रहे हैं, तो बी सी ए फिर सी ए बी, इस तरीके। तो इसको प्रूव करना है तो हमारे पास सीधा सीधा उपाय ये है कि आप कंपोनेंट्स ले लो, ए का बी का सी को ऐसे कंपोनेंट्स आई जे के टर्म में लिख लेने का, और फिर इसका वैल्यू निकालो इसका वैल्यू निकालो, तो आप देखो कि दोनों सेम आ जाएगा, है ना। तो वहां से भी हम लोग इसको बता सकते हैं, तो अपने पास वैल्यू सेम आएगा। तो एक चीज जरा देखो, ए क्रॉस बी है, इसी को हम लोग क्रॉस चेंज करके बी सी ए भी लिख सकते हैं, ये बी सी ए, तो हम एक करके देख लेते हैं, ठीक, कोई सा भी एक करके देखेंगे और हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी, सपोज दैट हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखते हैं इसका कितना वैल्यू आता है। और ए को ले लेते हैं हम लोग, ए को ए आई ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, ऐसा ए ले लिया, सपोज करो बी वेक्टर बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, एंड सी वेक्टर सी वन आई सी टू जे सी थ्री के, ये ए बी सी है। अब हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसा लिखा जा सकता है, आई जे के, है ना, फिर यहाँ से बी वन बी टू बी थ्री, फिर सी वन सी टू सी थ्री, और जब हम लोग ए को इसके कंपोनेंट्स में लिखेंगे आई जे के, और फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर में, तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका वैल्यू, ये पहले भी हमने फाइंड किया। अब जब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, देखते हैं कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं, और उसी के जैसा फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा।
करके देखते हैं हम लोग बी सी ए का वैल्यू। अब यहाँ से जरा देखो बी सी ए यानी कि हम निकालते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी डॉट सी क्रॉस ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बी डॉट, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए पहले सी है उसके बाद ए है ना, तो ये आएगा आई जे के, फिर इधर से कितना C1 C2 C3 है ना, और इधर से A1 A2 A3। अब B का वैल्यू अगर हम लोग ये पुट कर देंगे B1 B2 B3 और इसके साथ हम लोग डॉट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3 ऐसा आएगा। अब ये दोनों सेम है कि नहीं ये हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, अब जरा देखो कि इसको हम लोग जानते हैं कि एक बार इंटरचेंज करते हैं तो माइनस लगाते हैं, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ऐसा करो कि एक बार A1 और ये वाला रो और ये वाला रो इंटरचेंज कराओ। तो जब हम लोग ये दोनों रो इंटरचेंज कराएंगे तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 ये B1 B2 B3 ऐसे लिख दिया। एक बार रो इंटरचेंज कराया इन दोनों को तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार इन दोनों को रो इंटरचेंज करा तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी ये क्या होता है, तीनों सेम होता है ना, मतलब कि एक ही ऑर्डर में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए ए बी सी बी सी ए और सी ए बी एक ऑर्डर में शिफ्ट किया जा रहा है, बी सी ए बी एक ऑर्डर में, तो ये तीनों सेम रहेगा। ठीक, इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट बात है वो आप जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे कि ए बी सी को हम बी सी ए लिख रहे हैं ना, है ना, तो असल में यहाँ पे भी देखिए दो बार पोजीशन चेंज किया जा रहा है, मतलब कि अगर एक बार हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे अल्टरनेटली तो माइनस लग के आएगा, दो बार करेंगे तो माइनस माइनस लग के प्लस लग करके आएगा। जैसे कि देखो मान लो ये ए बी सी है ना, ए बी सी, अगर हम लोग सी और ए का पोजीशन चेंज करते हैं तो सी और पोजीशन का चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा सी बी ए, तो एक बार हमने पोजीशन चेंज किया तो ये किसके बराबर आएगा, जैसे देखो हमने इसको ए बी सी लिखा, अगर हम एक बार ए को सी के और सी के ए से चेंज करते हैं तो ये कितना लिखना पड़ेगा, ये माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मतलब कि एक बार अगर पोजीशन चेंज हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रीवियस के बराबर ही रहेगा। तो हमने ए और सी का पोजीशन चेंज किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी मैट्रिक्स ही चल रहा है ना, जैसा पहले कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बी और सी का पोजीशन चेंज करते हैं, बी और सी का पोजीशन चेंज करके फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस के बराबर रहेगा, यानी कि माइनस ऑफ माइनस बी सी ए, है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना आ जाएगा बी सी ए, यानी कि ऐसा, यानी ए बी सी इक्वल टू कितना बी सी ए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर दो बार पोजीशन इंटरचेंज हुआ है तो एज इट इज, एक बार पोजीशन इंटरचेंज हुआ है तो माइनस में। ठीक है, कहने का मतलब कि ए बी सी था, ए बी सी बराबर कितना लिखेंगे हम लोग माइनस सी बी ए लिखेंगे, यहाँ पे एक बार पोजीशन इंटरचेंज हुआ, किसी भी दो का आप लिख दीजिए। जैसे कि देखो हमारे पास ये ए बी सी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए सी माइनस में, है ना, बी और ए का पोजीशन चेंज कर दिया, एक बार चेंज हुआ माइनस से मल्टीप्लाई। अब किसी एक को एक बार चेंज करो, अब सपोज करो इन दोनों को चेंज करते हैं, है ना, तो जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले के बराबर होगा, यानी माइनस ऑफ माइनस सी ए बी ऐसा लिख दिया। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा सी ए बी। तो ये तो लिखा था ए बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी, यानी कि दो बार पोजीशन इंटरचेंज कराए तो सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक बार पोजीशन इंटरचेंज कराए तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप स्केलर को बाहर निकाल दीजिए। जाहिर सी बात है, अगर हमने किसी एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जैसे देखिए मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है ना, इसको हम लोग कंपोनेंट्स के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, जो हमने प्रीवियस एजम्पशन लिया था, ए को A1 A2 A3
इतना लिख सकते हैं प्रीवियस एजम्पशन के हिसाब से। तो अगर ये के ए आ गया, तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो जितना भी ए का जितना कंपोनेंट है वो सब किससे मल्टीप्लाई होकर के आएगा, के से मल्टीप्लाई होकर के आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो फिर इसमें से हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट है यहाँ से हम लोग के बाहर निकाल लेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, K ऑफ A B C, ये वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया इसका। अब यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, A प्लस बी सी डी, यानी A प्लस बी सी डी इज इक्वल टू एक बार A के साथ पूरा सी डी, एक बार B के साथ सी डी। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं। ये इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। A प्लस बी सी डी, यानी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस बी डॉट C क्रॉस D, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग एक बार A को इसके साथ डॉट कराते हैं, यानी कि A डॉट C क्रॉस D प्लस B डॉट C क्रॉस D, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A C D प्लस इधर से कितना B C D, यानी ये आ गया इस तरीके से। ये प्रूफ हो गया अपना फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक, देन आफ्टर पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, पांचवा कहता है कि अगर A B C इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम इफ वेक्टर A B C इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B C इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम इफ A B C इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, A B C है ना, और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव में भी हो सकता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखने का कि इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितना है और या फिर उनके बीच में एंगल कितना है वेक्टर्स के बीच में, उस पर भी इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या कहता है कि देन इन दिस ऑर्डर इट फॉर्म्स अ राइट हैंड सिस्टम। इसका मतलब राइट हैंड सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A से B की तरफ कर्ल करें, जैसे कि मान लो रे हमारे पास ये A है, सपोज करो कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है ना। हम A से B और मान लो कि जो वेक्टर C है वो अंदर की तरफ है, तो हम A से B की तरफ जब कर्ल कर रहे हैं, A से B की तरफ जब कर्ल कर रहे हैं, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और अंदर ही हमने क्या एज्यूम किया है, C को एज्यूम किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड सिस्टम। मतलब कि इस ऑर्डर में अगर ये राइट हैंड सिस्टम है तो इसका मतलब हुआ आप A से B की तरफ कर्ल कीजिए तो वो उसका डायरेक्शन किधर आना चाहिए, C की तरफ आना चाहिए, है ना। अब जैसे कि देखो I J K, ये क्या है, ये राइट हैंड सिस्टम बनाएगा। आप I से J की तरफ कर्ल कीजिए, सपोज करो कि ये X है, ये Y है, मान लो ये X है, ये Y है और ये क्या है, Z है। आप X से Y की तरफ कर्ल कीजिएगा तो किधर जाइएगा, Z की तरफ जाइएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये राइट हैंड सिस्टम बन जाएगा। इसी को कहा जाता है राइट हैंड सिस्टम। तो अगर A B C ग्रेटर देन 0 हुआ तो अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो C के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो C डायरेक्शन में, तो इस चलते हम लोग इसको राइट हैंड सिस्टम बोल देंगे। ओके, C की तरफ जाएगा वो। अब फिर क्या कहता है कि अगर ये ऐसा रहा तो A B C इन दैट फॉर्म लेफ्ट हैंड सिस्टम। मतलब कि अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो, A से B की तरफ कर्ल कर रहे हो और वो क्या कर रहा है कि C के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड सिस्टम होगा, है ना। कि हम A से B ऐसे कर्ल किए और वो क्या हुआ, C के ना जा करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए। जैसे कि मान लो A इधर है, B इधर है, हमने C इधर ले लिया। अब A क्रॉस B कर रहे हैं तो किधर जा रहा है, अंदर, C के अपोजिट जा रहा है ना, उसको लेफ्ट कहेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हाथ से अगर A से B करेंगे तो C की तरफ जाएगा। अभी जैसे राइट में क्या बोल रहे थे कि A से B राइट करो, अगर वो C की तरफ गया तो वो राइट हैंड सिस्टम हो जाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट से A से B कर्ल करो और अगर वो C की तरफ जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड सिस्टम। तो इसका मतलब यही है। तो जब A B C नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, ये इस ऑर्डर में क्या है तुम्हारा,
लेफ्ट हैंड सिस्टम है, ठीक। उसके बाद क्या है कि इफ ए बी सी आर कोप्लानर देन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा ए बी सी अगर कोप्लानर है तो? जैसे कि देखो, मान लो हम ये वेक्टर ए ले लेते हैं, सपोज करो ये वेक्टर बी ले लेते हैं, और ये मान लो वेक्टर सी ले लेते हैं, सपोज दैट, है ना, कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो ए बी सी का मतलब क्या हुआ? ए बी सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा जा सकता है। तो मान लो कि अभी ये तीनों कोप्लानर है, ये तीनों कोप्लानर है, तो हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर किधर आ जाएगा? वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो। अगर ये तीनों कोप्लानर है और हमने ए क्रॉस बी निकाला तो वो ए क्रॉस बी किधर आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और इसी प्लेन पे अगर सी भी लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर आएगा ये परपेंडिकुलर टू सी आ जाएगा। और जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो cos 90 आएगा। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो इसीलिए अगर तीन वेक्टर कोप्लानर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ये बात आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके, कोई खास ऐसा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है याद रखने वाला, सीधा सीधा प्रॉपर्टी है। अभी इसमें जैसे कि एक दो बात और ये भी आती है कि देखो कि एक और जो इम्पोर्टेंट बात ऐसा है इसका, एक प्रॉपर्टी नंबर 7, कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई सेम हो गया, है ना, दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पे हमने तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाले हैं जिसमें दो वेक्टर सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। चाहे वो कैसे भी रहे, ए बी ए रहे, है ना, ऐसे भी रहा तो भी 0। कोई सा भी दो सेम हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा चेक कर लेते हैं जरा। सपोज करो कि हम ए बी निकालते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस ए डॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखो डायरेक्टली पता चल रहा है ए क्रॉस ए, हम लोग जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है? वहां पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आता है। ए क्रॉस बी कितना आता है? यह आता है ए बी साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर, जिसमें थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल होगा। तो अगर सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। फिर 0 से इसको प्रोडक्ट कराएंगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा, चलेगा। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो ए डॉट ए क्रॉस बी, अगर इस तरीके से लिखा तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से लिखेंगे तो जरा देखिए, ये एक वेक्टर देगा, वो जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब कि यहां से जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू ए होगा। तो इसका मतलब कि इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो दोनों के बीच में cos 90 लिखेंगे तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कोई सा भी अगर इसमें दो वेक्टर सेम हो गया तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग उसका वैल्यू कितना लिख देंगे? डायरेक्टली 0 लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब जैसे कि देखिए, सपोज करो कि मान लो एक इसी प्रॉपर्टी पे है, जैसे कि ये था ना a प्लस बी सी डी, ऐसे लिख दिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक के साथ ही ऐसे प्लस में हो, बाकी के और बाकियों के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हम ऐसे लिख दिए a प्लस बी, है ना, मान लो c माइनस डी, और सपोज करो ये e, ऐसे लिख दिए सब, सपोज करो वेक्टर, ठीक। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं a c माइनस डी e, एक बार a के साथ, है ना, प्लस एक बार b के साथ b c माइनस डी e, ऐसे लिख दिया। फिर a इसमें अब लेते हैं, अब इसको एक बार c के साथ c e माइनस a d e, एक बार हो गया इसका d के साथ। फिर सिमिलरली इसको फिर
एक बार बी को सी के साथ, बी सी ई माइनस बी डी ई, एक बार डी के साथ लिख दिए। तो ऐसे आपके पास एक रहे, दो रहे या तीन रहे, तो हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल ऐसे लिख करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके बाद मिक्स मोड में क्वेश्चन करेंगे।